हेलो अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो चलिए देखिए, आ गए हैं हम आपके लिए एक और वीडियो लेकर के। और आज का वीडियो होने वाला है फिजिक्स का। इससे पहले हम बात कर रहे थे किसके बारे में? मैथमेटिक्स के बारे में। वो वीडियो का सीरीज चलता ही रहेगा और हम एक और सीरीज शुरू कर चुके हैं। किसका? फिजिक्स का। और आज हम बात करने वाले हैं क्लास 11th के पहले चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट के बारे में। ये पहले दूसरा चैप्टर होता था NCERT में। अब अगर आप न्यू बुक को देखिएगा तो उसमें ये है पहला चैप्टर। क्या नाम है चैप्टर का? चैप्टर का नाम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। इस चैप्टर को हम एक और नाम से जानते हैं जिसका नाम है यूनिट्स एंड डायमेंशन। मतलब यूनिट्स एंड मेजरमेंट को हम एक और नाम से जानते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं यूनिट एंड डायमेंशन। क्या बोलते हैं? यूनिट एंड डायमेंशन। यूनिट एंड डायमेंशन भी बोलते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं बात? तो चलिए देखिए, बोर्ड पे सबसे पहले लिखा क्या है? फिजिकल क्वांटिटीज। क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है आपको फिजिकल क्वांटिटीज। क्या है फिजिकल क्वांटिटीज? हिंदी नाम बताएं। भौतिक राशियां। आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा भौतिक राशियां। क्या होता है भौतिक राशियां? वैसे प्रकार की सभी राशियां जिसे हम क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं। जिसे हम क्या कर सकते हैं? माप सकते हैं। और उसको हम फिजिक्स के नियम में व्यक्त कर सकते हैं। उसी राशि को क्या कहा जाता है? फिजिकल क्वांटिटीज अंग्रेजी में बोलेंगे तो, और हिंदी में क्या बोलेंगे? भौतिक राशियां। चलिए देखिए यहां क्या लिखा है, पढ़ के देखते हैं। लिखा हुआ फिजिकल क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड। जिसे क्या किया जा सके? मेजर्ड किया जा सके, आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। एंड विच कैन बी एक्सप्रेस यूजिंग द लॉज ऑफ फिजिक्स। मतलब फिजिक्स के लॉ को यूज करके हम उस क्वांटिटी को क्या कर सकते हैं? एक्सप्रेस कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं, ढाल सकते हैं। उसी को हम लोग बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। आया बात समझ में? अब यहां लिखा होगा कि मेजर्ड आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। मतलब जैसे कई क्वांटिटी ऐसा होगा जिसको हम डायरेक्टली मेजर्ड नहीं कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी भी चीज़ का आपको डेंसिटी निकालना है, तो डेंसिटी जब आप निकालिएगा तो डेंसिटी निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए मास और पता होना चाहिए वॉल्यूम, तभी जाकर के आप डेंसिटी निकाल पाइएगा। तो ये इनडायरेक्टली हुआ। आ रहा बात समझ में? ठीक है, मतलब किसी न किसी तरीके से अगर हम मेजर्ड कर पा रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे फिजिकल क्वांटिटीज। और जिस चीज को हम मेजर्ड नहीं कर पाएंगे वो फिजिकल क्वांटिटीज नहीं होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए आपको कोई कह रहा है कि हमको ना इस जगह पे क्या हो रहा है? दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है। तो आप क्या कीजिएगा? कोई इंस्ट्रूमेंट लाइएगा और लगा करके मेजर कर दीजिएगा। हाँ हाँ सही में तुमको इतना दर्द हो रहा है। नहीं नहीं, ऐसा कोई भी इंस्ट्रूमेंट नहीं है जो पेन को क्या कर सके? मेजर्ड कर सके। किसी से आपकी दोस्ती है तो कितना गहरी दोस्ती है, या किसी से आपकी दुश्मनी है तो कितनी गहरी दुश्मनी है, ये सब चीज़ को मेजर नहीं किया जा सकता। इमोशन को मेजर नहीं किया जा सकता, तो वो फिजिकल क्वांटिटीज नहीं होगा। मतलब जिसको हम माप सकते हैं वो क्या होगा? फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक, जैसे में एग्जाम्पल के तौर पे क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल की बात करेंगे तो लेंथ। क्या हो जाएगा? लेंथ। लेंथ को आप क्या कर सकते हैं? माप सकते हैं। मास हो जाएगा, मास को भी आप क्या कर सकते हैं? मेजर्ड कर सकते हैं। टाइम हो जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट हो जाएगा, समझ में बात आ रहा? इलेक्ट्रिक करंट हो जाएगा। और भी कई चीजें हैं जिसे आप क्या कर सकते हैं? माप सकते हैं। वो आपका होगा फिजिकल क्वांटिटीज। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होइएगा। आगे देखिए क्या लिखा है, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। क्या लिखा हुआ? टाइप्स, मतलब फिजिकल क्वांटिटीज के प्रकार। तो हम आपको बता देते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक होता है फंडामेंटल क्वांटिटीज, उसी को हम लोग बेस क्वांटिटीज भी बोल देते हैं। और एक होता है ड्राइव्ड क्वांटिटीज। यहां लिखा हुआ है देयर आर टू टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। कितने प्रकार के होते हैं? देयर आर टू टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। सही है, देखिए पहला नंबर 1 क्या लिखा हुआ? फंडामेंटल क्वांटिटीज। कौन सा क्वांटिटीज? फंडामेंटल क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज की बात करें, थोड़ा सा पहले आपको कुछ एग्जांपल से समझावे क्या होगा फंडामेंटल क्वांटिटीज।
या बेस क्वांटिटीज, जैसा कि हमने कहा कि इसका एक और नाम है, वो नाम क्या है? बेस क्वांटिटीज। क्या नाम है? बेस क्वांटिटीज। सही है। समझिए, थोड़ा सा समझिए, एग्जाम्पल लेते हैं। इंग्लिश के लेटर्स को आप जानते हैं? जानते हैं। कुल कितना होता है? 26। तो अगर इंग्लिश के लेटर्स का आपको पूछा जाए फंडामेंटल लेटर्स बताइए, तो फंडामेंटल लेटर्स क्या हो जाएगा? ए बी सी डी डॉट 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 जेड। ये फंडामेंटल लेटर्स है। इससे आप कोई भी सेंटेंस बनाइएगा, मतलब इंग्लिश का कोई भी सेंटेंस जब बनाइएगा तो आपको यही सब लेटर्स को क्या करना पड़ेगा? यूज करना पड़ेगा। तो जो सेंटेंस बनेगा वो ड्राफ्ट कहलाएगा, और ये जो आपका लेटर्स है वो क्या कहलाएगा? फंडामेंटल। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं नंबर का। आप जब कहीं भी नंबर देखते हैं तो आपको 0 से लेकर के कहाँ तक होता है? 9 तक, इतना ही ना होता है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। लेकिन इसके अलावा मान लीजिए आप कोई नंबर लिखते हैं, जैसे आपको कहा जाता है कि आप लिखिए 105। मान लीजिए एक एग्जाम्पल के तौर पे आप लिखिएगा 105। तो आप हमको बताइए कि 105 लिखने के लिए आपको क्या सब यूज करना पड़ा? 1, क्या सब यूज करना पड़ा? 1, फिर 0 और फिर 5। तो ये जो 105 है ना, ये फंडामेंटल नहीं है, ये ड्राइव्ड नंबर है। फंडामेंटल नंबर नहीं है, ये ड्राइव्ड है। आ रहा है बात समझ में? क्यों? क्योंकि ये किसी ना किसी तरह से डिपेंड कर रहा है 1 पे, 0 पे और 5 पे। लेकिन अगर आपको कोई कहेगा कि आप ना 7 लिखिए, तो आप मान लीजिए 7 लिख दीजिएगा। क्या आपको 7 लिखने के लिए किसी और नंबर से मदद लेना पड़ा? नहीं ना। तो इसका मतलब 7 को अगर नंबर में बताएंगे तो ये होगा फंडामेंटल नंबर। इसी तरह से क्वांटिटी भी होगा, वो भी तो कुछ ना कुछ फिक्स ही होगा ना, फंडामेंटल। चलिए अब पढ़ लेते हैं इसको। देखिए क्या होगा। लिखा हुआ दीज आर द फिजिकल क्वांटिटीज विच आर इंडिपेंडेंट। यही तो हम आपको कह रहे थे कि जो फंडामेंटल होता है वो स्वतंत्र होता है, आजाद होता है, किसी तरीके से किसी पे निर्भर नहीं करता है, डिपेंड नहीं करता है। उसी को कहा जाता है फंडामेंटल क्वांटिटीज या फिर बेस क्वांटिटीज। लिखा हुआ दीज आर द फिजिकल क्वांटिटीज, और ये फिजिकल क्वांटिटी का ना बच्चा है, इसीलिए कहा जाएगा फिजिकल क्वांटिटीज विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ ऑल अदर क्वांटिटीज। मतलब दूसरे सभी क्वांटिटीज से क्या है? इंडिपेंडेंट है। आगे चलिए, आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। दे कैन नॉट बी डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ एनी अदर फिजिकल क्वांटिटीज। मतलब आप इसको डिफाइन कर ही नहीं सकते हैं इन टर्म्स ऑफ एनी अदर फिजिकल क्वांटिटीज, सॉरी, इन अदर फिजिकल क्वांटिटीज। मतलब फंडामेंटल क्वांटिटीज को आप किसी दूसरे फिजिकल क्वांटिटीज के टर्म्स में एक्सप्रेस ढाल नहीं सकते हैं। ठीक है। दे आर कॉल्ड फंडामेंटल या फिर बेस क्वांटिटीज। कितना होता है टोटल? हमने अभी आपको कहा था कि ये ना 7 होता है। कितना होता है? 7। ठीक, जैसे अभी आपको हमने नंबर में बताया 0 से 9, इंग्लिश के लेटर्स में बताया ए से लेकर के कहाँ तक? जेड तक। इसी तरह हिंदी में भी होता होगा, क्या होता है, उर्दू में भी होता होगा। सभी चीज का कुछ ना कुछ फंडामेंटल बना हुआ है। उसी तरह से फिजिकल क्वांटिटीज भी कितने फंडामेंटल क्वांटिटीज है? देयर आर 7 टाइप्स ऑफ। कितने हैं? देयर आर 7 टाइप्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज। ठीक है। फंडामेंटल क्वांटिटीज कितने प्रकार के हैं? 7 टाइप्स के। ठीक है। क्या सब है? इधर देखिए क्या सब है। आपको है लेंथ है, ठीक है। उसके बाद क्या है? मास है। आगे पीछे लिया जा सकता है नाम, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है। टाइम है। उसके बाद आपको इलेक्ट्रिक करंट है। सही है। और उसके बाद आपका टेम्परेचर हो गया। फिर लुमिनस इंटेंसिटी हो जाएगा, लुमिनस इंटेंसिटी। और फिर हो जाएगा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। क्या हो जाएगा? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस।
अगर आपको हम इसका हिंदी नेम बता दें तो लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा और ताप या तापमान और ज्योति तीव्रता और पदार्थ का परिमाण। ठीक है, आया बात समझ में? तो ये है फंडामेंटल क्वांटिटीज। ये किसी दूसरे क्वांटिटीज पे क्या नहीं करेगा, निर्भर नहीं करेगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट, वो है क्या दूसरा क्या देखिए लिखा हुआ ड्राइव्ड क्वांटिटीज। कौन सा क्वांटिटीज? ड्राइव्ड क्वांटिटीज। और ये क्या होगा? ये किसी ना किसी तरीके से फिजिकल क्वांटिटीज पे क्या करेगा, डिपेंड करेगा। मतलब आप ड्राइव्ड क्वांटिटीज को जब एक्सप्रेस कीजिएगा तो इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज, मतलब वो फंडामेंटल क्वांटिटीज के रूप में क्या करना पड़ेगा, आपको ढालना पड़ेगा, एक्सप्रेस करना पड़ेगा। जैसे यहां लिखा भी हुआ, क्या लिखा हुआ? दीज आर द फिजिकल क्वांटिटीज विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज। एग्जाम्पल देते हैं। चलिए एग्जाम्पल से बात आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं स्पीड का। स्पीड हिंदी में चाल बोलते हैं, माप लेते हैं ना, बता देते हैं ना कि किसी का स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर है, 40 किलोमीटर पर आवर है, हम बाइक 80 किलोमीटर पर आवर से दौड़ाते हैं। ऐसा करना नहीं है। गाड़ी को अपने कंट्रोल में रखना है, उसके कंट्रोल में जाना नहीं है, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा। सही है, मतलब स्पीड हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। तो ये फिजिकल क्वांटिटीज हुआ और ये हुआ ड्राइव्ड। क्यों? क्योंकि स्पीड आप तभी बता पाइएगा जब आपको पता हो डिस्टेंस। क्या पता हो? डिस्टेंस। और पता हो टाइम। तो आप हमको बताइए डिस्टेंस क्या है? लेंथ। डिस्टेंस में लेंथ ही होता है ना, तो लेंथ क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटीज। और टाइम क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो क्या स्पीड डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है? इसीलिए स्पीड क्या हो जाएगा? ड्राइव क्वांटिटीज। सिमिलरली इसी तरह से आपका वेलोसिटी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वेलोसिटी हो जाएगा। ठीक है, एक मिनट रुक जाइए, साफ साफ लिख देते हैं ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं हो। वेलोसिटी हो जाएगा, ठीक है, एक्सेलरेशन हो जाएगा, सही है, फोर्स हो जाएगा, ETC। ये सब आपका क्या है? ड्राइव क्वांटिटीज है। क्योंकि आप वेलोसिटी निकालिएगा तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट भी क्या है? कुछ ना कुछ डिस्टेंस है। डिस्प्लेसमेंट होता क्या है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो डिस्टेंस में क्या आया? लेंथ आया, है ना। फिर आपका एक्सेलरेशन निकलेगा वेलोसिटी अपॉन टाइम। और वेलोसिटी किस पे डिपेंड कर रहा है? डिस्टेंस पे। तो कहीं ना कहीं आप देख पा रहे हैं कि ये सारा का सारा क्वांटिटी जो है वो किसी दूसरे, और वो दूसरा कौन है? फंडामेंटल क्वांटिटीज। उस पर क्या कर रहा है? डिपेंड कर रहा है, या डायरेक्ट कर रहा है या इनडायरेक्ट कर रहा है। तो ये सब कहलाएगा ड्राइव क्वांटिटीज। आया बात समझ में? चलिए आगे मूव करते हैं। आगे आइए, आगे है मेजरमेंट। मेजरमेंट मतलब मापन। ठीक है, चलिए आप क्वांटिटीज समझ गए, लेकिन उसको मापिएगा भी तो, मेजरमेंट भी तो आना चाहिए ना। ठीक है, अगर आप मान लीजिए मेजरमेंट करते हैं, किसी भी चीज को आप मापना चाह रहे हैं, जैसे मान लीजिए आपको हम कह रहे हैं कि यहां से वहां तक का लेंथ मापिए, तो बताइए आप लेंथ कैसे मापिएगा? आपको मापने के लिए कुछ ना कुछ चीज तो चाहिए ना, जिसको आप लीजिएगा और आप उससे इसको क्या कीजिएगा, यहां से वहां तक जो हम आपको बता रहे हैं उसको कंपेयर कीजिएगा। जैसे मान लीजिए बोर्ड पे हम आपको समझा रहे हैं, हम कह रहे हैं कि मान लीजिए ये एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट है, यहां से यहां तक का आप क्या मापिए? डिस्टेंस मापिए। तो डिस्टेंस मापने के लिए आपको कुछ ना कुछ तो चाहिए ना, चाहिए। उसी को कहा जाता है यूनिट। क्या कहा जाता है? यूनिट कहा जाता है, जिससे आप क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं और बताते हैं कि कोई भी चीज कितना है। जैसे मान लीजिए आप किसी भी चीज का मास माप रहे हैं, तो मास मापने के लिए आप बताइएगा ना कितना केजी है, या कितना ग्राम है, या कितना मिलीग्राम है। बात समझ में आ रहा है? किसी चीज का आप डिस्टेंस माप रहे हैं तो आप बताइएगा ना कि वो कितना किलोमीटर है, कितना मीटर है, कितना मिलीमीटर है, कितना हेक्टोमीटर है, कितना सेंटीमीटर है। बहुत सारा यूनिट है लेंथ का, वो आप सब धीरे धीरे आगे क्या कीजिएगा? पढ़िएगा। ठीक है ना। तो मतलब यहां पे यही हुआ कि मेजरमेंट इज द प्रोसेस। क्या है? एक प्रोसेस है। किसका? कंपेयरिंग अ फिजिकल क्वांटिटीज विद अ किसके साथ? स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ द सेम काइंड। समझ में बात आ रहा है? और विच इज कॉल्ड इट्स यूनिट। और वही क्या कहलाता है? यूनिट्स कहलाता है। आया बात समझ में? आगे देखिए, आगे लिखा हुआ है टू एक्सप्रेस द मेजरमेंट। मेजरमेंट को क्या करने के लिए? एक्सप्रेस करने के लिए ऑफ अ क्वांटिटी वी नीड
टू थिंग्स, मतलब आप मेजरमेंट किसी भी क्वांटिटी का क्या करना चाह रहे हैं, एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, मतलब मेजरमेंट करना चाह रहे हैं किसी भी क्वांटिटी का, तो उसके लिए आपको आवश्यकता पड़ेगी, वी नीड टू थिंग्स। एक है न्यूमेरिकल वैल्यू और दूसरा है यूनिट। ये भी हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए आप किसी दुकानदार के पास जाते हैं और उसको बोलते हैं कि हमको चाहिए, आज चलिए कुछ भी मांग लेते हैं, मान लीजिए आप कहिएगा हमको प्याज चाहिए, ठीक है, आपको जो भी मांगना होगा आप मांग लीजिएगा, बस एक एग्जांपल हम दे रहे हैं। तो आपसे दुकानदार पूछेगा कितना, पूछेगा तो आप दुकानदार को क्या कहिएगा, मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे आप बोलिएगा केजी, तो क्या दुकानदार समझ जाएगा, आपका सारा बात वो समझ जाएगा, आपको दे देगा जो आप गए थे लेने के लिए। आप मान लीजिए 5 केजी गए थे लेने के लिए और आप दुकानदार को बोलिएगा केजी, तो वो समझ जाएगा कि आपको 5 केजी देना है, नहीं समझेगा। आपको बोलना पड़ेगा 5 केजी। तो 5 क्या है, ये 5 है न्यूमेरिकल वैल्यू और ये जो केजी है वो क्या है, यूनिट। आ रहा है बात समझ में। या फिर एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं और आप रास्ते में भूल गए, किसी आदमी को रोके और उनसे आप पूछ रहे हैं कि सर इस स्थान पे हमको जाना है, बताइए तो यहाँ से कितना दूर है, तो वो आपको कहेगा किलोमीटर। तो आप समझ जाइएगा कि वो कितना किलोमीटर कहना चाह रहा है, या सिर्फ वो नंबर में कह देगा दो चले जाइए, तो आप समझ जाइएगा 2 कितना जाना है। इसका मतलब आपको सही तरीके से किसी भी मेजरमेंट को समझने के लिए आपको कितने चीज की आवश्यकता होगी, 2 थिंग्स, जिसमें एक है न्यूमेरिकल वैल्यू और दूसरा है यूनिट। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम किसी भी चीज का मास को क्या कर रहे हैं, मेजरमेंट कर रहे हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं 3 केजी। मान लीजिए डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं तो हम बोल सकते हैं 20 किलोमीटर, है ना। मान लीजिए टेम्परेचर माप रहे हैं तो हम बोल सकते हैं 30 डिग्री सेल्सियस, क्या बोल सकते हैं 30 डिग्री सेल्सियस ETC। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखिएगा तो आपका जो ये पहला वाला है, जो ये पहला वाला चीज जो दिख रहा है, ये फर्स्ट नंबर पे जो आपको दिख रहा है, यही आपका क्या कहलाता है, न्यूमेरिकल वैल्यू। और सेकंड नंबर में जो आपको नजर आ रहा है वही क्या कहलाता है, यूनिट। ठीक है, समझ में आया इतना, और आगे धीरे धीरे समझेंगे, अभी तो शुरुआत है। चलिए आगे चलते हैं। और वही चीज को यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी रिटेन एज, मतलब किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज को आप इस तरह से लिख सकते हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज जो होगा वो होगा न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट। जैसे मान लीजिए आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी, एग्जांपल के तौर पे आप किसी का लेंथ लिखना चाह रहे हैं, बताइए लेंथ आपका फिजिकल क्वांटिटीज है, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिए PQ है। अब मान लीजिए आप लिख रहे हैं 20 और क्या कहते हैं मीटर, तो आपका ये जो 20 है यही आपका क्या है, यही आपका है न्यूमेरिकल वैल्यू। क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू। और जो ये आपका क्या कहते हैं मीटर है, यही आपका क्या है, यूनिट। आया बात समझ में। तो वही लिखा गया, फिजिकल क्वांटिटीज को आप कैसे लिख सकते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट, या फिर शॉर्ट फॉर्म में फिजिकल क्वांटिटी को क्यों कह दिया गया, न्यूमेरिकल वैल्यू को N कह दिया गया और यूनिट को U कह दिया गया। आगे देखिए लिखा भी गया वेयर क्यों जो है वो क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटीज है, और N क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यूज, समझ में बात आ रही है, और U क्या है, यूनिट। ठीक, आगे देखिए आगे लिखा गया है रिलेशन बिटवीन न्यूमेरिकल वैल्यूज एंड यूनिट, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट के बीच में क्या रिलेशन है, क्या संबंध है, पढ़ते हैं। द न्यूमेरिकल वैल्यूज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ द यूनिट, मतलब क्या है इसका कि न्यूमेरिकल वैल्यू जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, टू द साइज ऑफ द यूनिट के, साइज ऑफ द यूनिट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ये क्या होता है, देखिए ध्यान से अच्छे से बढ़िया है समझिए। ठीक है, अगर अच्छे से बोर्ड पे नजर रखिएगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि हम आपको कह रहे हैं कि हमारे पास 1 किलोमीटर है। कितना किलोमीटर है, 1 किलोमीटर है। तो 1 किलोमीटर क्या हो जाएगा आपका, 1000 मीटर। ठीक है, अब हम आपसे एक चीज पूछ रहे हैं, कि आपको पता है मीटर कितना होता है, अप्रोक्सीमेटली लगभग मीटर इतना को कहा जाता है, लेकिन क्या किलोमीटर इतना को कहा जाता है, नहीं, किलोमीटर आपको पता होगा इससे तो ज्यादा होता है ना ज्यादा। तो इसका मतलब किलोमीटर जो है वो ज्यादा है किससे,
किलोमीटर जो है वो ज़्यादा है किससे, मीटर से। ये बात आपको समझ में आया। और इस लाइन के अकॉर्डिंग, ये लाइन जो असल में आपको कहना चाह रहा है वो क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उसको अगर हम शॉर्ट फॉर्म में एन से डिनोट कर दें तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, यूनिट के। इसका मतलब कि अगर न्यूमेरिकल वैल्यू ज़्यादा होगा तो यूनिट जो होगा वो कम होगा, मतलब यूनिट छोटा होगा। इनवर्सली में उल्टा होता है, एक चीज बढ़ेगा तो दूसरा चीज घटेगा। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में क्या होता है, जब भी कहीं पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखा रहे तो वो क्या होता है कि अगर एक चीज बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ेगा, और अगर एक चीज घट रहा है तो दूसरा भी घटेगा। बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल में अपोजिट हो जाता है, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, और अगर ये कहीं बढ़ा तो ये घट जाएगा। आ रहा है बात समझ में, एकदम आ रहा होगा समझ में। तो यहाँ आइए, नजर रखिए, देखिए आपने कहा सर किलोमीटर ज्यादा है, तो देखिए ना, जैसे ही यूनिट ज्यादा है तो न्यूमेरिकल वैल्यू कम है। अरे 1 और 1000 में कम कौन होगा, 1। तो देखिए यहाँ न्यूमेरिकल वैल्यू कम है, क्यों, क्योंकि इसका यूनिट जो है वो ज्यादा है, इसीलिए इसका न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, कम है। सेम यहाँ देख लीजिए न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, ज्यादा, तो मीटर क्या होता है, किलोमीटर से कम ना होता है। तो देखिए न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ा तो यूनिट कम हो गया, न्यूमेरिकल वैल्यू कम हुआ तो यूनिट बढ़ गया। आ रहा बात समझ में। और भी चीज़ों में एग्जाम्पल समझा जा सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप किलोमीटर और मीटर में ही समझिए। जैसे मान लीजिए कि 1 मिनट, आपको पता है मिनट ज़्यादा होता है या सेकंड ज़्यादा होता है, बताइए, मिनट ज़्यादा होता है या सेकंड। अरे सभी को पता होगा मिनट ज़्यादा होता है। तो 1 मिनट में आपको पता है कितना सेकंड होता है, 60। मिनट का सिंबल इस तरह से होता है, सेकंड का ऐसे 60 सेकंड होता है। चलिए हमने लिख भी दिया, मिनट को भी लिख दिया, सेकंड को भी लिख दिया। तो मिनट भी क्या एक तरह का यूनिट है, टाइम मेजर किया जाता है ना मिनट में, सेकंड में, घंटा में, तो मिनट क्या है, यूनिट है, और सेकंड भी क्या है, यूनिट है। अब आप हमको बताइए कि मिनट ज्यादा है किससे, सेकंड से, है ज्यादा, बिल्कुल ज्यादा है। तो देखिए जहां यूनिट ज्यादा है वहां न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, कम है, और जहां यूनिट आपका कम है वहां न्यूमेरिकल वैल्यू ज्यादा है। तो आप समझ गए होइएगा कि जो यूनिट होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, न्यूमेरिकल वैल्यू के। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है यूनिट के। आया बात समझ में, एकदम आया होगा समझ में, कोई दिक्कत की बात है ही नहीं। तो वही लिखा गया, द न्यूमेरिकल वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द किसके साथ, साइज ऑफ द यूनिट। चलिए आगे देखते हैं। आइए मीनिंग वही सब लिखा हुआ है यहाँ पे, पढ़ के हम आपको समझा देते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, इफ द यूनिट इज स्मॉल, अगर यूनिट क्या है, कम है, द न्यूमेरिकल वैल्यू बिकम्स लार्ज, तब जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, जो न्यूमेरिकल वैल्यूज है वो बिकम मतलब हो जाएगा ज्यादा, लार्ज माने ज्यादा, अधिक, ठीक है। आगे देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, इफ द यूनिट इज लार्ज, अगर यूनिट ही क्या है, ज्यादा है, तब न्यूमेरिकल वैल्यू जो होगा वो क्या हो जाएगा, स्मॉल, ठीक। चलिए आगे लिखा हुआ, इफ n1 एंड n2 आर न्यूमेरिकल वैल्यूज फॉर द सेम फिजिकल क्वांटिटीज। क्यों, मान लीजिए सेम एग्जांपल ले लेते हैं कि हमारे पास मान लीजिए लेंथ है, और लेंथ हम दो चीज में दिखा रहे हैं, एक दिखा रहा है किलोमीटर में और एक दिखा रहा है मीटर में। तो किलोमीटर में कितना होगा 1, और मीटर में कितना होगा 1000। तो ये जो चीज़ है इसको हम मान लेते हैं ये n1 है, और ये जो यूनिट है इसको हम क्या मान लेते हैं, u1 है, और ये जो दूसरा न्यूमेरिकल वैल्यू है इसको n2 मान लेते हैं, और इस यूनिट को u2 मान लेते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना, वही लिखा गया, इफ n1 एंड n2 आर द न्यूमेरिकल वैल्यूज फॉर द सेम फिजिकल क्वांटिटी, ठीक। क्यों मान लिया गया फिजिकल क्वांटिटी को, क्यों, इन 2 डिफरेंट यूनिट, और अलग अलग यूनिट में। ये देखिए किलोमीटर में और ये किस चीज में है, मीटर में। तब n1 जो n1 u2 नहीं, यहाँ u2 नहीं होगा, n1 है तो क्या होगा, u1 होगा। 1 मिनट रुक जाइए, यहाँ थोड़ा सा तो मिस हो गया है, कोई बात नहीं है, हम सही कर देते हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। तो आपका n1 और u1 जो है वो इक्वल रहेगा किसके, n2 u2 के, है ना। यहाँ पे 1 किलोमीटर 1000 मीटर के इक्वल ही है ना। सेम इसी तरह से हम यहाँ पे आपको कहेंगे कि 1 kg जो होगा वो 1000 ग्राम के इक्वल ही ना होगा। तो अगर आप बोलिएगा ये पहला न्यूमेरिकल वैल्यू है तो ये पहला यूनिट कहलाएगा, और ये दूसरा न्यूमेरिकल वैल्यू है तो ये दूसरा यूनिट कहलाएगा। तो ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। और ये कौन सा फिजिकल क्वांटिटी का है, मास का। आया बात समझ में।
यहां लिखा गया दिस शोज दैट द एक्चुअल फिजिकल क्वांटिटी रिमेन द सेम, मतलब ऐसा नहीं है कि आप केजी को ग्राम में बोल दीजिएगा तो किसी और चीज का ये यूनिट हो जाएगा, मास का ही रहेगा। आया बात समझ में? समझ रहे हैं बात? एकदम उम्मीद करते हैं आप समझ रहे हैं। तो चलिए, एक पहला क्लास था तो ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं और करते हैं यहीं पे स्टॉप, और फिर मिलते हैं आपसे आगे। मिलिएगा ज़रूर, क्योंकि इससे आगे की बात होगी। और अगर आपको लगा थोड़ा सा भी कि आप समझे तो बस वीडियो क्या कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए हमको, ताकि हम भी क्या हो, थोड़ा मोटिवेट हो और आपके लिए और ज़्यादा वीडियो ला सकें। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर, बाय बाय।